और तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सीरीज एलसीआर सर्किट या सीरीज आरसीएल सर्किट या सीरीज आरएलसी सर्किट। कैसे लिखे हैं? मेन बात ये है कि अब हमारे पास तीन कंपोनेंट्स है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, और इन तीनों को हमें लगाना है सीरीज में। तो डायग्राम देख लीजिए प्लीज। ये देख लीजिए एल सी आर, तीनों सीरीज में मतलब बैक टू बैक, और अब इसे हमने कनेक्ट किया इससे एसी सोर्स है, इससे एसी सोर्स। अच्छा, जब जब हम एसी सोर्स लगाते हैं तो उसके नीचे हमें क्या लिखना पड़ता है? E इक्वल टू प्लस माइनस टी नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका क्या है? इंस्टेंटेनियस ये है। और बात फिर से करंट की हमें करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वैसे इतना समझ लीजिए, याद कीजिए, जब सारे कंपोनेंट सीरीज में होते हैं, रजिस्टर वाली बात करते हैं, तो सीरीज में हम कहते हैं कि एक ही रास्ता होता है, और एक ही रास्ता होता है तो करंट क्या रहता है? सेम। इवन कैपेसिटर्स इन सीरीज आपने जब किया था तो कैपेसिटर बैक टू बैक थे, तो हमने बोला था चार्ज क्या रहता है? सेम। उसी तरह से ये तीनों कंपोनेंट सीरीज में है तो इनमें से पास होने वाला करंट क्या रहेगा? सेम। मतलब आई नॉट का वैल्यू तीनों के लिए क्या रहेगा? सेम। आई नॉट का वैल्यू तीनों के लिए, लेकिन अलग अलग क्या होगा? अलग अलग वोल्टेज। यस, जिसे हम पोटेंशियल ड्रॉप कहते हैं। इंडक्टर में से करंट को आगे भेजने के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है? पोटेंशियल ड्रॉप। उसको हम डिनोट करेंगे E सफिक्स L। फिर करंट कैपेसिटर में से आगे बढ़ने के लिए जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम डिनोट करेंगे E सफिक्स C। और रेजिस्टर में से करंट को आगे भेजने के लिए यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसे हम डिनोट करेंगे E सफिक्स R। अच्छा, याद दिलाता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप का सिंपल सा फॉर्मूला अब तक हम क्या बोलते आ रहे हैं? करंट इनटू रेजिस्टेंस। यहाँ पे बोलेंगे करंट इनटू अपोजिशन। करंट इनटू अपोजिशन। अब मान लीजिए कि करंट है I, या फिर I नॉट भी ले सकते हैं, I नॉट। तो इंडक्टर का अपोजिशन मतलब क्या होता है? XL, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसी तरह से EC, करंट तो सेम ही है, और कैपेसिटर का अपोज मतलब क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ER, करंट तो सेम ही है, और रेजिस्टर का पोजीशन मतलब है क्या? रेजिस्टेंस। तो गाइस ये रहा ER का फॉर्मूला, EC का फॉर्मूला, ER का फॉर्मूला। ये भी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, तो ये सब भी आपको याद करना है, ठीक है। अब तक के तीनों डेरिवेशन में हमने 7 बातें कवर की थी, अगर आपको याद आ रहा होगा। पहला था डायग्राम, दूसरा था करंट कैलकुलेशन, तीसरा था वो टेबल, चौथा था ग्राफ, बराबर ना? और यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे पहले हमें फेजर डायग्राम से ही स्टार्ट करना है। उधर फेजर डायग्राम 6 नंबर पे था, 5वां था फेज डिफरेंस, 6वां था फेजर डायग्राम, और 7वां था पोजीशन का फॉर्मूला। यहाँ पे स्टार्ट ही हमें किससे करना है? फेजर डायग्राम। इस पर्पस है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजर डायग्राम से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। वैसे तो फेजर डायग्राम में हम स्टार्ट कहां से करते हैं? ईएमएफ से, और ईएमएफ कितने बजे लेते हैं? 3 बजे। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे करंट से, किससे? और करंट भी कितने बजे लेंगे? 3 बजे। कितने बजे लेंगे? 3 बजे। तो ये लीजिए गाइस, ये है सर्किट का करंट आई नॉट, जो तीनों कंपोनेंट के लिए क्या है? सेम सेम सेम। अब बस क्या प्लॉट करना है? ईएमएफ, मतलब क्या? ईआर, ईसी और ईएम। अच्छा, रजिस्टर में याद कीजिए, रजिस्टर में क्या बोला था? तो रजिस्टर में हमने ऐसे बोला था कि करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। मतलब करंट अगर 3 बजे आ रहा है तो रजिस्टर का ईएमएफ भी 3 बजे आएगा। तो ये दिखेगा, ये है हमारा ई आर। देखिए सेम टाइम का है, तो आया ना? लेकिन अब मुझे क्या प्लॉट करना है? ईसी और ईएम। अब इतना हमें पता है कि कैपेसिटर में करंट क्या करता है? लीड, बराबर है, और इंडक्टर में करंट क्या करता है? लैग। लेकिन गाइस इसमें एक छोटी सी बात और बची है। ये जो एक्सएल और एक्सी है, ये दोनों चीजें डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं है, पर इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। आप बोलोगे उसका क्या? तो उसका ही ऐसा है, डिसाइड करना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी हाई है कि लो है। क्यों? अगर फ्रीक्वेंसी लो होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो एक्सएल
एक्सी और एक्सएल कम मतलब ईएल कम, ईसी ये कब होगा? एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी। चलिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ ये सब, देखिए ध्यान से देखिए, एट लो फ्रीक्वेंसी। एक्सएल का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई एफ और एक्सी का 1/2 पाई एफसी। तो फ्रीक्वेंसी कम होगा तो सीधी सी बात है एक्सएल एक्सी से, सॉरी एक्सएल एक्सी से कम होगा, हाँ या ना? और एक्सएल कम मतलब ईएल भी कम। लेकिन इसकी उल्टा, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे हैं तो एक्सएल का फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूं 2 पाई एफएल, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एक्सएल भी, लेकिन एक्सी का फॉर्मूला 1/2 पाई एफसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो एक्सी, तो हाई फ्रीक्वेंसी पे गाइस एक्सएल विल बी बिगर देन एक्सी। देखिए उल्टा है, और एक्सएल का वैल्यू ज्यादा है मतलब सिंपल सी बात है EL is greater than EC, that is potential drop across inductor is bigger than potential drop across capacitor। तो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लो फ्रीक्वेंसी पे है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे, अकॉर्डिंगली डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब बुक की माने, बुक का पैटर्न फॉलो करे तो मान के चलते कि वी आर एट हाई फ्रीक्वेंसी, वी आर एट, मैं लो फ्रीक्वेंसी का डायग्राम में ड्रॉ करके देने वाला हूं ताकि न्यूमेरिकल में आपको हेल्प हो। फिलहाल समझ लीजिए कि वी आर एट हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ईएल का वैल्यू इसी से ज्यादा है। अब डायग्राम बनाते हैं, चलिए ध्यान से देखिए, फिर से एक बार बोलते हैं क्या, कैपेसिटर में सी फॉर करंट, करंट क्या करता है? लीड, ईएमएफ क्या करता है? लैग, कितने से? 90 से। तो करंट कितने बजे आ रहा है? 3 बजे, तो ईसी कितने बजे आएगा? 6 बजे, क्योंकि करंट क्या कर रहा है? लीड। तो गाइस ये देखिए ईसी मैंने से नीचे लिया है, ये देखिए ईसी, ये क्या है? ईसी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। अब इंडक्टर पे, इंडक्टर में करंट लैग करता है, मतलब करंट ईएमएफ के बाद में आता है, ईएमएफ पहले आता है, कितने से? 90 से। तो करंट 3 बजे आ रहा है तो ईएमएफ कितने बजे आएगा? 12 बजे। और गाइस देखो मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूं, अब आपको शायद बेटर समझ में आएगा। ध्यान से देखिए क्या फर्क है ईएल और ईसी में। ईएल का लेंथ मैंने ज्यादा लिया है, लास्ट टाइम ही कहा था कि हम इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, और याद करो 11th का चैप्टर नंबर 2, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो एरो का लेंथ भी ज्यादा है। ये बस आपको ये समझा रहा है कि बिकॉज ऑफ वी आर एट हाई फ्रीक्वेंसी ईएल इज बिगर देन ईसी, इसीलिए ईएल का लेंथ ज्यादा है, ईसी का लेंथ कम है। भाई अगर लो फ्रीक्वेंसी पे होते तो ईसी का लेंथ ज्यादा होता, ईएल का लेंथ कम होता। आई होप मेकिंग सेंस, समझे? आगे बढ़े। हाँ, अब याद कीजिए 11th का चैप्टर नंबर 2, जब दो वेक्टर्स अपोजिट दिशा में होते हैं तो हम उनका क्या निकालते हैं? रिजल्टेंट। कैसे निकालते हैं? नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल तब आता है जब दो वेक्टर अलग अलग दिशा में है। अगर दो वेक्टर सेम दिशा में है और उनका रिजल्टेंट निकालना है तो बस दोनों को आपस में क्या करो? ऐड, खत्म करो। लेकिन वही दो वेक्टर अगर अपोजिट दिशा में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों के बीच में क्या निकालना पड़ता है? डिफरेंस, बराबर ना? और रिजल्टेंट कहां पे जाता है? बड़े वैल्यू की दिशा में। तो इधर ईएल और ईसी अपोजिट है ना गाइस, तो इनका क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट। और क्योंकि अपोजिट में है तो रिजल्टेंट क्या आएगा? ईएल माइनस ईसी, और बड़ा वैल्यू कौन है? ईएल, तो रिजल्टेंट किधर जाएगा? ईएल की दिशा में। तो ये देखिए, ये देखिए, ये ईसी है गाइस, इतना मैंने इसमें से क्या कर दिया? माइनस। इतना अगर माइनस कर दिया तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा, ये क्या आया? ईएल माइनस ईसी। अब ईसी अलग नहीं है, ईएल अलग नहीं है, क्योंकि दोनों अपोजिट दिशा में है तो दोनों का मिलकर रिजल्टेंट क्या आया? ईएल माइनस ईसी। और वो किस दिशा में गया? ईएल के, क्योंकि ईएल बड़ा वाला वेक्टर है। हाँ या ना? अब फाइनली, अब ईआर एक वेक्टर है, ईएल माइनस ईसी दूसरा वेक्टर है, ये दोनों देखो अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है तो अब हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? और याद कीजिए पैरेललोग्राम का लॉ, इफ टू वेक्टर्स ऑफ
same physical quantity are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram. Then resultant vector is what? Diagonal of a parallelogram starting from the same point. मतलब ये रहा गाइस इनका रिजल्टेंट, ये ER, EL, EC तीनों का रिजल्टेंट है, EMF है, और रिजल्टेंट EMF कितना आएगा? E नॉट। रिजल्टेंट करंट कितना है? I नॉट। तो सर्किट का रिजल्टेंट EMF कितना है? E नॉट। ये लिखा मैंने E नॉट। हाँ या ना? अच्छा, E नॉट की जगह पे आप सिर्फ E भी लिख सकते हैं, I नॉट की जगह पे आप सिर्फ I भी लिख सकते हैं। देखिए फिलहाल मैं नहीं लिख रहा। तो गाइस आप ध्यान से देखिए, फेजर डायग्राम का फायदा हमें क्या होता है? फेजर डायग्राम का फायदा हमेशा हमें ये होता है कि हम बता सकते हैं कि करंट और ईएमएफ में कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि सारे कंपोनेंट सीरीज में है तो पूरे सर्किट का करंट कितना है? आई नॉट। फिर हर कंपोनेंट का पोटेंशियल ड्रॉप ER, EL, EC। तो पहले हमने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, वो आया EL माइनस EC। फिर EL माइनस EC और ER इनका रिजल्टेंट निकाला, जो क्या आया? E नॉट, जो पूरे सर्किट का क्या है? रिजल्टेंट। तो फाइनली ये है सर्किट का करंट I नॉट और ये है सर्किट का EMF, दिख रहा है? और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है? एंगल है। क्या है? और यही एंगल हमारा क्या होता है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस फाई। अभी 90 नहीं है, या 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि EL कितना है, EC कितना है, वो डिपेंड करता है XL कितना है, XC कितना है उसमें। पर इतना तो समझ में आ रहा है कि करंट 3 बजे आ रहा है सर्किट का, ठीक है? सर्किट का जो रिजल्टेंट EMF है वो 3 से पहले आ रहा है। हो सकता है 1 बजे आ रहा है, हो सकता है 2 बजे आ रहा है। आसान भाषा में पहले कौन आ रहा है, बाद में कौन आ रहा है? मतलब क्या लिखेंगे? Here current what? Lags EMF by कितना? 5 रेडियन। 5 रेडियन। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना है गाइस? यहाँ पे फेज डिफरेंस है 5 रेडियन। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 90 नहीं है। तो आपको याद कैसे रखना है? इन सीरीज LCR सर्किट, इन सीरीज LCR सर्किट at high frequency, current lags EMF by 5 रेडियन या डिग्री। करंट लैग करता है, EMF पहले आता है। कब? हाई फ्रीक्वेंसी पे। अपना डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं लो फ्रीक्वेंसी का भी आपको ड्रॉ करके दिखाई देता हूं, ताकि आपको बेटर समझ में आए। क्योंकि न्यूमेरिकल में देखना पड़ता है कि हाई फ्रीक्वेंसी की लो फ्रीक्वेंसी है। चलिए बाजू में ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एट लो फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले भी लिखा था, जैसे मैंने कहा एक्सेल का फॉर्मूला है 2πf। फ्रीक्वेंसी कम तो एक्सेल भी कम, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम तो XC ज्यादा। तो लो फ्रीक्वेंसी पे कौन कम है, कौन ज्यादा है? और एक्सेल कम है, मतलब EL भी कम है, EC ज्यादा है। देखिए एग्जैक्टली इसके उल्टा है। ER पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है ही नहीं। तो जैसे मैं कह रहा था कि हम लो फ्रीक्वेंसी पे गाइस, EL EC से कम है, ER पे फर्क नहीं पड़ता, तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं। अब अगर फिर से ऐसा वाला डायग्राम बनाना है हमें, तो फिर से स्टार्ट किससे करेंगे? करंट से। देख लीजिए जरा, करंट कितने बजे दिया? 3 बजे। अब ER करंट के साथ ही चलता है, रजिस्टर के साथ। रजिस्टर में EMF और करंट बोथ आर इन सेम फेज। तो ER भी कितने बजे आएगा? 3 बजे। अब देखा जाए तो EC नीचे ही आएगा, EL ऊपर ही आएगा, बट द फर्क इज EL का मैग्नीट्यूड EC के मैग्नीट्यूड से कम है। ये देखा, EC बड़ा दे दिया हमने। तो अब अगर रिजल्टेंट लेना है तो वो EL माइनस EC नहीं आएगा, वो EC माइनस EL आएगा। इतना इसमें से क्या करना है? कम। ये देखिए, ये ऐसा आता है, ऐसे। ये क्या है? EC माइनस EL। एग्जैक्टली सेम काम चल रहा है। अब फिर से दो वेक्टर है,
EC माइनस ER नीचे जा रहा है, ER इधर जा रहा है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट। अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पैरेललोग्राम। हाँ यार, तो फिर से क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ये देखिए E नॉट नीचे जा रहा है, E नॉट क्या है, सर्किट का रिजल्टेंट EMF, I नॉट क्या है, सर्किट का रिजल्टेंट करंट। क्या दोनों साथ साथ चल रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, करंट 3 बजे आ रहा है तो EMF उसके बाद आ रहा है, 4 बजे 5 बजे जो भी है, यहाँ पे भी फेज डिफरेंस पाई ही है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, एट लो फ्रीक्वेंसी इन अ सीरीज LCR सर्किट बड़ी क्या लिखा है, मतलब यहाँ पे भी फेज डिफरेंस पाई ही है। तो ये दो बातें आपको प्लीज याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, मैं करंट के फॉर्म में बात कर रहा हूँ क्योंकि रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर तीनों डेरिवेशन में हमने करंट के फॉर्म में ही बोला था कि करंट लीड कर रहे हैं कि लैग कर रहे हैं। यही बात अगर EMF के फॉर्म में बोलना है तो उल्टा बोलना पड़ेगा, एट हाई फ्रीक्वेंसी करंट लैग्स, मतलब ये EMF लीड, एट लो फ्रीक्वेंसी करंट लीड मतलब ये EMF। और दोनों तरीके से बोलेंगे तो कंफ्यूजन में रहेगा, इसलिए दोनों में से एक ही तरीका फॉलो करो, दैट इज करंट। पर MCQ में ध्यान से पढ़ने का, वो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे बोलेंगे EMF लीड कर रहा है तो हमें समझना है मतलब ये करंट। आई होप मेकिंग सेंस। अब एक बार फेजर डायग्राम समझ में आ गया, नाउ वी कैन स्टार्ट द डेरिवेशन। अच्छा, डेरिवेशन हम हाई फ्रीक्वेंसी के लेने वाले हैं, फिर बुक ने भी हाई फ्रीक्वेंसी लिया है, ये तो आपको नोट करके लिखना है। क्या करके लिखना है, नोट। समझा यहां तक, पॉज करो प्लीज। ऑलराइट, अब गाइस और एक चीज देखो, हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, EMF से। इतना तो समझ में आ गया फेज डिफरेंस कितना है। तो अब हम करंट का या इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन लिख सकते हैं ना। कैसे लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, I नॉट, आगे साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी। अब करंट हाई फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहे हैं, लैग समझाने के लिए यहाँ पे क्या देना पड़ता है, माइनस। कितने से लैग कर रहा है, 5/2 नहीं, 5/2 सिर्फ इंडक्टर या कैपेसिटर है, यहाँ पे कितना है 5। तो माइंड इट, इन सीरीज LCR सर्किट एट हाई फ्रीक्वेंसी EMF का इक्वेशन क्या दिया है, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का क्या आएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ऑफ कोर्स I नॉट की वैल्यू प्लस माइनस है ही है। इधर आते हैं, अब हम लो फ्रीक्वेंसी पे हैं। लो फ्रीक्वेंसी पे आप देख सकते हो कि करंट क्या कर रहा है, लीड। तो इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन क्या आएगा, प्लस माइनस I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 इन जनरल। और इसको ऐसे लिखते हैं, in general if EMF is equal to plus minus E naught sin omega t, then I is equal to what, plus minus I naught sin omega t इधर plus minus 5। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, कि आप लो फ्रीक्वेंसी पे हो कि हाई फ्रीक्वेंसी पे। ये रहा गाइस इक्वेशन। और एक चीज, जरूरी नहीं है कि डेरिवेशन हम EMF से स्टार्ट करें। अगर हम डेरिवेशन करंट से स्टार्ट करते तो करंट का इक्वेशन क्या लेते, I नॉट साइन ओमेगा टी। फिर ये जो फेज डिफरेंस पाई है ये किसके इक्वेशन में आता, EMF। तब EMF का इक्वेशन आता प्लस माइनस E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो क्या उसकी जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, इतना समझ लिया है, देन वी कैन स्टार्ट विद द डेरिवेशन। इसे एक बार पॉज करो। हाँ गाइस, अब जैसे मैंने कहा, मान के चलो कि हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ही हैं। अब क्या करना है, देखो वही चैप्टर 2 वाला पार्ट। अगर हम पैरेललोग्राम अप्लाई करने जाएंगे, ये कितना है E नॉट, ये कितना है ER, ये EL माइनस EC है, तो ये भी कितना होगा EL माइनस EC। और ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे वी कैन अप्लाई पाइथागोरस। तो
पाइथागोरस के हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू, बोलिए, ई आर स्क्वायर प्लस, बोलिए, ई एल माइनस ई सी द होल स्क्वायर। समझा? एक्चुअली ये इक्वेशन भी आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल, ये भी काम आता है कभी कभी। अब अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आएगा, एक काम करते हैं, पहले तो इसका रूट ले लेता हूँ, मतलब यहाँ पे क्या लूंगा, ई नॉट। रूट लेने जाऊंगा तो आरएचएस में भी बड़ा सा रूट आएगा, अंदर क्या आएगा, बोलिए, ई आर स्क्वायर प्लस EL माइनस EC द होल स्क्वायर। अब हर किसी का फॉर्मूला पुट करना है। ER का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है I नॉट R, EL का फॉर्मूला है I नॉट XL, EC का फॉर्मूला है I नॉट XC। E नॉट क्या है, सर्किट का रिजल्टेंट EMF है। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से सुनो, किसी भी तरह आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, I इंटू R, और यहाँ पे R नहीं बोल रहे हैं, I इंटू अपोजिशन। तो सर्किट के रिजल्टेंट ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा, सर्किट का रिजल्टेंट करंट मतलब क्या, आई नॉट इनटू सर्किट का रिजल्टेंट अपोजिशन, क्या आएगा, चलो मैं लिख के बताता हूं, आई नॉट इनटू रिजल्टेंट अपोजिशन, किसको, टू करंट, बाय होम, अरे बाय होम, बाय सर्किट। वापस कह रहा हूं, किसी भी ईएमएफ या वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आता है, करंट इनटू अपोजिशन। जैसे ईआर के लिए आई नॉट आर, करंट इनटू अपोजिशन, ईएल के लिए आई नॉट एक्सएल, करंट इनटू अपोजिशन, ईसी के लिए आई नॉट इनटू एक्ससी, करंट इनटू अपोजिशन। पर ये स्पेसिफिक था कि ईएल मतलब इंडक्टर के लिए, ईसी मतलब कैपेसिटर के लिए, ईआर मतलब रेजिस्टर के लिए, पर ये ई नॉट पूरे सर्किट का है। तो जब फॉर्मूला लिखने जाएंगे करंट इनटू अपोजिशन, तो करंट भी पूरे सर्किट का जो सेम है आई नॉट, और अपोजिशन भी पूरे सर्किट का, अपोजिशन भी पूरे सर्किट का। और गाइस इसी को हम कहते हैं आई नॉट इनटू इंपेडेंस। क्या कहते हैं, आई नॉट। जैसे रिएक्टेंस किसका है, इंडक्टर का और कैपेसिटर का, अपोजिशन। रेजिस्टेंस किसका है, रेजिस्टर का। उसी तरह से गाइस आज का नया कंसेप्ट, पूरे सर्किट का जो रिजल्टेंट अपोजिशन है इसको, करंट को, दैट इज कॉल्ड एज तो आज के बाद पूरे सर्किट का opposition to the current is called as impedance and that is denoted by Z, denoted by Z। जैसे रेजिस्टेंस के लिए R, रिएक्टेंस के लिए X, जैसे इंपेडेंस के लिए Z। फर्क समझिए, सिर्फ कैपेसिटर का पोजीशन इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिर्फ इंडक्टर का पोजीशन इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिर्फ रेजिस्टेंस का पोजीशन इज रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स टू द करंट, और पूरे सर्किट का पोजीशन इज इंपेडेंस, दैट इज Z। तो सिंपल सी बात है, जहां से फॉर्मूला बनने जा रहा है, देखिए ई नॉट की जगह पे क्या लिखूंगा, आई नॉट इनटू Z। ई नॉट की जगह पे क्या लिखा, और गाइस ये Z ही हमें कैलकुलेट करना है कि पूरा सर्किट करंट को कितना अपोज कर रहा है। आई होप मेकिंग सेंस। इंपेडेंस समझ में आया, लिखा कि देना है, समझ में आया। अब गाइस इंपेडेंस भी अपोजिशन ही है, तो जैसे रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, रिएक्टेंस का यूनिट ओहम है, वैसे इंपेडेंस का भी क्या आएगा, ओहम। डायमेंशन भी सबका सेम ही आएगा, बस ई नॉट की जगह पे क्या लिखना है, आई नॉट Z। अब सॉल्व करते जा, हेल्प करो मेरी। रूट ऑफ ई आर की जगह पे क्या लिखूं, बोलो, आई नॉट आर द होल स्क्वायर, बराबर है। आगे ई एल की जगह पे क्या लिखूं, आई नॉट XC, और इसका भी क्या आएगा, अब आप ही मुझे एक बात बताओ, मैथ्स आपको मेरे से बेटर आता होगा, आई नॉट का स्क्वायर, इधर से भी आई नॉट कॉमन आएगा, और कॉमन आता है तो उसका भी क्या होगा, स्क्वायर। पूरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा, आई नॉट स्क्वायर, लेकिन उसका भी क्या है, तो बाहर आएगा तो क्या बचेगा, आई नॉट। समझा कि रिपीट करूं, समझा। तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या आएगा, सिंपल सा, आई नॉट इंटू Z इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट अंडर रूट ऑफ व्हाट, the whole square।
अब दोनों तरफ से आई नॉट एंड गाइस दिस इज द मोमेंट। तो सर्किट की इंपेडेंस का फार्मूला क्या आ रहा है, रूट ऑफ, एक मिनट करंट से काम नहीं कर रहा है, बोलिए क्या आ रहा है, रूट ऑफ r square plus xl minus xc का होल स्क्वायर। ये रहा आज का पहला और सर पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जब सर्किट में एक से ज्यादा कंपोनेंट होते हैं, एक से ज्यादा, और अगर वो सारे सीरीज में होंगे तो जो सर्किट का टोटल अपोजिशन है टू द करंट दैट इज कॉल्ड एज इंपेडेंस Z, और उसका फार्मूला है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बात याद रखना है, हम हाई फ्रीक्वेंसी पे है, XL XC से बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे XL माइनस XC लिया है। अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे होते तो XL का वैल्यू XC से कम आता, इधर उल्टा आता, फिर XC माइनस वेल दोनों केसेस में आंसर पे असर नहीं होगा, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, स्क्वायर। अब क्या निकाल रहे हो, स्क्वायर, प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर हमेशा प्लस ही आता है। तो वैसे ये रहा इंपेडेंस का फार्मूला, बोलिए एक बार, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर, माइनस XC द होल स्क्वायर, याद रहेगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन खत्म नहीं होगा, एक चीज और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये 5 पे निकालना पड़ेगा ना, 5 में थोड़ी, रेजिस्टर में पता था 0, कैपेसिटर इंडक्टर में पता है फेज डिफरेंस कितना आता है, 5/2। यहाँ पे इट्स नॉट 5/2, इट कैन बी 10 डिग्री, कैन बी 20 डिग्री, कैन बी 30 डिग्री, रेडियन में भी निकाल सकते हैं। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना है जरा ध्यान से देखो गाइस, जरा ध्यान से देखो। इसके लिए ये जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, मैं उसको उठा के अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। ये इधर क्या लिया है, ई आर, इधर क्या लिया हुआ है, EL माइनस EC, और इधर क्या लिया हुआ है, E नॉट, और इधर एंगल कितना है, हाँ या ना। इसी ट्रायंगल को और एक तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूं, कैसे देख लो। ER का फॉर्मूला क्या है, I नॉट R, EL का EC का कॉमन क्या निकला, I नॉट, E नॉट का फॉर्मूला क्या है, I नॉट Z, इधर भी I नॉट, इधर भी I नॉट, इधर भी I नॉट, I नॉट हट गया तो इधर से क्या बचा, R, इधर क्या बचा, XL माइनस XC, और इधर क्या बचा, Z। एंगल कितना है ये, फाई। गाइस ये जो ट्रायंगल है इसी को हम कहते हैं, इसका एक नाम है, क्या नाम है इसका, इंपेडेंस ट्रायंगल। हाँ, अब फाइनल चीज क्या निकालना है हमें, फेज डिफरेंस फाई निकालना है। आप बताओ कैसे निकाल सकते हैं, कैपिटल साइन लगा सकते हैं, पर साइन में दिक्कत है, हाइपोटेनस मतलब कौन आएगा, Z, तो Z का ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, और डिफिकल्ट हो जाएगा। कॉस में भी यही दिक्कत है, कॉस में भी Z ही आने वाला है, तो ना साइन लेना है ना कॉस, सीधा क्या लेंगे, tan थीटा। So tan phi is equal to what, बोलिए, x minus x upon r, therefore phi कितना आएगा, tan inverse of xl minus xc upon r, and this is how we can calculate it। आपको सबको लॉग टेबल का यूज करना पड़ेगा। अच्छा इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, EL minus EC upon ER। अब सच कहूं तो यही फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम आपके काम आएगा, ये फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ xl minus xc upon r। पर मान लीजिए कहीं पे अगर ये वैल्यू दी है तो ये भी लगा सकते हैं, बोलिए यहां से पाई कितना आएगा, जल्दी बोलिए, tan इनवर्स ऑफ EL minus EC upon ER, EL minus EC upon R, oh I'm sorry ER, thank you, बराबर है। तो गाइस ये देखिए, इस तरह से हमने सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए इंपेडेंस भी फाइंड आउट कर लिया और फेज डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। उस कांसेप्ट का नाम याद रखना है, इंपेडेंस ट्रायंगल। पर एक आखिरी चीज, कंपल्शन नहीं है कि हर बार तीनों के तीनों कंपोनेंट सीरीज में हो सकता है कभी कभी न्यूमेरिकल में सिर्फ R और C होगा,
या फिर सिर्फ R और L होगा, या फिर सिर्फ C और L होगा, मतलब इस सर्किट के अलग अलग वेरिएशन है। तो अब मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगा, उस चार्ट में क्या क्या होगा, सर्किट का नाम, डायग्राम, इंपेडेंस का फॉर्मूला एज पर दैट डायग्राम और फाई का फॉर्मूला। अब ये सब क्यों करना है, जैसे मैंने कहा न्यूमेरिकल में हर बार पूरा का पूरा सीरीज एनसीआर नहीं आता, तो वहां पे जाके कंफ्यूजन ना हो उसकी तैयारी अभी से कर लेते हैं। बाकी डेरिवेशन हैज बीन डन, डेरिवेशन हैज बीन डन। आर वी क्लियर? लिखते हैं ढंग से, पॉज करो प्लीज। हाँ, अब गाइस थोड़ा ध्यान से देखिए, Z का फॉर्मूला और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। अब इन दोनों का हमें इस्तेमाल करना है। अब जैसे मैंने कहा जरूरी नहीं है कि हर बार सर्किट में तीनों कंपोनेंट्स हो, तो देखिए तीन तरह के सर्किट आ सकते हैं। एक सीरीज एलआर सर्किट, अब इसमें कौन नहीं है, कैपेसिटर। इसका डायग्राम कैसे आएगा, सीरीज एलआर मतलब सिंपली ऐसा, दिस इज L, दिस इज R, और ये देखो एसी सोर्स को कनेक्शन दे दिया। क्या चाहिए हमें, Z। उधर देख लो ध्यान से, कौन नहीं है, कैपेसिटर, मतलब XC नहीं आएगा, तो बचा क्या, XL। तो सीधी सी बात है, Z का सिंपल सा फॉर्मूला क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, दैट्स इट। रही बात फेज डिफरेंस की, मतलब फाई, XC नहीं है ना, जो नहीं है उसको काउंट मत करो, इतना सिंपल है। क्या आएगा ये, tan इनवर्स ऑफ XL बाय R। सॉर्टेड, रट्टा नहीं मारना है, याद वही रखना है, उसे ही करना है काम। अच्छा, Z के बारे में एक चीज हमने अभी डिस्कस नहीं की है, फिर वो इसके बाद ही करते हैं। अभी क्या नाम है, RC। RC मतलब सर्किट में कौन कौन है, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर। फिर से एक बार Z, अब कौन नहीं है, इंडक्टर, मतलब XL नहीं आएगा, तो यहाँ पे माइनस का लोड मत लो, माइनस कब आता है, दो चीजों का कंपैरिजन है, इंडक्टर है ही नहीं, सिर्फ XC है, तो क्या आएगा बोलिए, Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। वापस कह रहा हूं, जो कंपोनेंट नहीं है उसका पोजीशन काउंट, जैसे यहाँ पे सर्किट का नाम था LR, मतलब इंडक्टर था, रेजिस्टर था, कैपेसिटर नहीं था, तो हमने XC को हटा दिया, बचा क्या, XL स्क्वायर। फेज डिफरेंस में से भी XC को हटा दिया। वैसे ये सर्किट है RC, कौन नहीं है, इंडक्टर, तो XL नहीं आएगा, इसीलिए क्या आया, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अच्छा, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, tan इनवर्स ऑफ XC बाय R, ऐसे सिंपल है। लास्ट क्या नाम है सर्किट का, सीरीज LC सर्किट। ये है L और ये है C। अब ये ना ध्यान से बताइए मुझे, कौन नहीं है, R स्क्वायर आएगा ही नहीं, ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, तो Z का सिंपल सा फॉर्मूला क्या आएगा, या तो XL माइनस XC आएगा, या फिर XC माइनस, अरे वो तो डिपेंड करता है कौन बड़ा वैल्यू है। अरे याद करो, EL ऊपर था, EC नीचे था, मतलब XL ऊपर था, XC दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो सिर्फ दोनों में क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, बड़े वैल्यू में से छोटा वैल्यू। अब एकदम सोच के बताना, फेज डिफरेंस कितना आएगा, फेजर डायग्राम ध्यान से याद करो, EL ऊपर था, EC नीचे था, XL ऊपर था, XC नीचे था। कितना आएगा फेज डिफरेंस, XL और XC 180।
tan 180 कितना आता है गाइस? tan 180 कितना आता है? tan 180 is sin 180 upon cos 180. sin 180 कितना है? 0. cos 180 कितना है? -1. 0 minus 1 is 0. 0 upon anything is 0. Anything upon 0 is not defined. बराबर है? अच्छा tan 90 कितना आता है? Not defined. tan 90 is sin 90 upon cos 90. sin 90 कितना आता है? 1. cos 90 कितना आता है? 0. 1 upon 0 is not defined. अब डायग्राम में गलती कर रहे हो, ध्यान से देखो। करंट आपने कितने बजे लिया था? 3 बजे। PL इधर था, EC नीचे था, हाँ या ना? बराबर ना? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आया था ना ये EL माइनस EC। अगर सर्किट सिर्फ सीरीज LC है, सिर्फ सीरीज LC, तो यही सर्किट का क्या है? बताओ सोच के फेज डिफरेंस क्या है? दो ऑप्शन दे रहा हूँ, 90 या 180। 0 तो नहीं आएगा, 0 आने का तो सवाल ही करेगा। हिंट, फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस किसके और किसके बीच में होता है? करंट और EMF। करंट और करंट 3 बजे आ रहा है, EL ऊपर जा रहा है, EC नीचे जा रहा है। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी वो ऐसे ही रहेगा। तो जो रिजल्टेंट EMF आएगा वो या तो EL माइनस EC या EC माइनस EL, और या तो नीचे या तो ऊपर ही जाएगा। तो करंट के साथ ऑब्वियसली कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। समझा? और tan 90 ही नॉट डिफाइन आता है। आप अगर ये भी सोच रहे हो कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब 0, तो भी नॉट डिफाइन आएगा। समझा टेबल? नाउ वी आर रेडी फॉर द न्यूमेरिकल। पॉज करो। गाइस एक चीज हम नहीं भूल सकते, रेजिस्टेंस हो, XC हो या XL हो, किसी भी तरह के अपोजिशन का स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? E नॉट अपॉन I नॉट, दैट इज E RMS अपॉन I RMS। इधर भी हमने क्या किया था? अगर आपको याद होगा तो ऐसे लिखा था ना, E नॉट इज इक्वल टू I नॉट इनटू Z, लिखा था ना? तो यहाँ से भी Z का एक फार्मूला बन के आता है ना, क्या? हाँ, और मतलब E RMS अपॉन I RMS। तो याद कीजिए, एक्सेल के दो फार्मूले हैं, उसमें से एक ऐसा ही है, दूसरा 2πf। XC के भी दो फार्मूले हैं, एक यही आता है, दूसरा 1/2πfc। वैसे Z के भी दो फार्मूले हैं, एक यही आता है E नॉट अपॉन I नॉट, दैट इज E RMS अपॉन I RMS, और दूसरा वो है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का काम है, क्योंकि XL निकालना है तो फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए, XC निकालना है तो फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। मतलब ये फार्मूला फ्रीक्वेंसी बेस्ड है और ये फार्मूला फ्रीक्वेंसी बेस्ड नहीं है। तो Z का ये वाला फार्मूला भी याद करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में काम आता है। E नॉट अपॉन I नॉट, दैट इज E RMS अपॉन R। नाउ वी आर एक्चुअली रेडी फॉर द न्यूमेरिकल। ठीक है, एक बार पॉज करो प्लीज।